वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैकेनिकल वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन अ बिल्डिंग पे। और ये जो मेरा टॉपिक है ये मैंने प्रेजेंट किया है एज अ एक्सपर्ट लेक्चर एट अ पीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ में। तो आप इसको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं एज एन आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर स्टूडेंट जो भी हैं। ओके। सो फर्स्टली मैं अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। तो द फर्स्ट वर्ड इज द मैकेनिकल। तो दो तरीके के बिल्डिंग में कंपोनेंट होते हैं, दैट इज द मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल। तो मैंने यहाँ पे जो है मैकेनिकल कंपोनेंट चूज किए हैं। तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स बेसिकली एलिवेटर, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर एंड मूविंग वॉकवेज होते हैं। आपको कई जगह कंपनी ब्राउचर्स में मूविंग वॉकवेज हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड मिलेगा। मैंने यहाँ पे जो रियल वर्ड होता है दैट इज द ट्रैवलेटर। अगर इट्स अ इंक्लाइंड, अगर इट्स अ हॉरिजेंटल देन वी से इट्स अ मूविंग वॉकवेज। देन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड स्टेयरकेस एंड रैम्प। तो मैं जो मैकेनिकल कंपोनेंट डिस्कशन करूंगा यहाँ पे दैट आर द एलिवेटर, एस्केलेटर एंड ट्रैवलेटर. The direction shows to the vertical and horizontal. Then the third is the traffic and transportation. So in the civil engineering there are two words. Traffic is the study of the movement of the people and vehicle, it's called the traffic. And the transportation is the study of movement of people, vehicle and goods. जब ऐड हो जाता है then we say it's a transportation. अब चूंकि बिल्डिंग है तो उसमें people भी होंगे and goods भी होगा। ऑब्वियसली एक हम व्हीकल के लिए भी करते हैं, तो दैट आर द आई हैव यूज्ड द वर्ड ट्रांसपोर्टेशन। ओके। ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है दैट आर इन द 5 group डिवाइडेड 5 सेक्शन। द वन इज द एलिवेटर, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर, देन देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड द लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड विद द रेफरेंसेस। सो स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 1 एलिवेटर। तो बेसिक आउटलाइन आर फ्रॉम द जनरल, देन डिजाइन कंसिडरेशन, देन टेक्निकल टर्म्स, देन डिजाइन पैरामीटर्स एंड देन एंड विद द क्लासिफिकेशन। ओके। सो स्टार्ट फ्रॉम। तो अगर हम बात करें तो आज की 20th सेंचुरी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम हाई राइज स्ट्रक्चर के बिना हम जो है सरवाइव कर सकें। हमारी जो सिटीज हैं वो अभी डे बाय डे जो है वो काफ़ी हाई राइज पे वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। तो विदाउट हाई राइज के हमारा 20th सेंचुरी में रहना पॉसिबल कम है। और उतनी ही हाई राइज स्ट्रक्चर को विदाउट फैसिलिटीज लाइक हम वर्टिकली स्टेयरकेस और इन सब चीज़ों से इतना एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको मैकेनिकल सर्विसेज की रिक्वायर्ड होगी। तो उसके लिए हमको एलिवेटर और एस्केलेटर मस्ट बी रिक्वायर्ड है। ओके, आज की डेट में, बिकॉज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैन एंड गुड्स और मटेरियल्स भी से। तो ये कंपलसरी है। ओके। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसका ये डेवलपमेंट हुआ था वो बेसिकली इरिगेशन पर्पस के लिए स्टार्ट हुआ था। पहले लिफ्ट वर्ड का जो वो यूज है, और ये ग्रीस, एंशियंट ग्रीस में आर्किमिडीज ने इसको डेवलप किया था, लिफ्टिंग का जो प्रिंसिपल है। ओके। Why we require the lift? The reason is the building height. एक सर्टेन हाइट के बाद मैंडेटरी हो जाता है, देन द बिल्डिंग के यूजेस के अकॉर्डिंग। देन हमको हॉस्पिटल एंड ओल्ड एज होम, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो कि वर्टिकली मूवमेंट में थोड़ा सा उनको सफरिंग होता है, तो उस केसेस के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है। इवन गुड्स मूवमेंट के लिए, जहाँ पे हमको सामान या मतलब चीज़ें, मटेरियल सब ऊपर वर्टिकली शिफ्ट करना होता है। देन नीड क्यों होती है? तो फर्स्टली वर्टिकल मूवमेंट में हमको कंफर्ट हो जाता है, देन फास्टर हो जाता है मूवमेंट। अगर हम लोग स्टेयरकेस से चढ़ेंगे तो दैट ऑब्वियसली है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी ऑल्सो। देन रिड्यूस स्पेस ऑफ ऑपरेशन। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हमको मटेरियल ले जाना है तो हम एक छोटा सा एक कार मूवमेंट स्पेस चाहिए, बट अगर हमको वही थ्रू द स्टेयरकेस और रैम्प ले जाना पड़े तो वी वांट अ मोर स्पेस रिक्वायर्ड। ओके। अब बात करते हैं डिज़ाइन कंसीडरेशन पॉइंट। तो हमको जब भी लिफ्ट कभी डिज़ाइन करना होगा, एलिवेटर, तो देयर आर द पॉइंट कुछ होते हैं हमारे कि वो हमको एज अ डिज़ाइनिंग के टाइम पे कंसीडर कर सकना है, और देन आफ्टर जब वो इंस्टॉलेशन हो तो कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए। तो कंसीडरेशन की बात करें तो नंबर ऑफ फ्लोर टू बी सर्व, फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस हमको रिक्वायर्ड होती है, पॉपुलेशन ऑन ईच फ्लोर, देन लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, देन जो किसी बिल्डिंग में कुछ स्पेशलिस्ट सर्विस जैसे कि कुछ रिक्वायर्ड हो लाइक गुड्स एलिवेटर या फिर कुछ अलग से डम वेटर वगैरह, तो उसके लिए अलग सर्विसेज के लिए। देन टाइप ऑफ बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी कितनी है, और पीक डिमांड में पैसेंजर का 5 मिनट में क्या कैपेसिटी है, हैंडलिंग कैपेसिटी, ये हमको डेटा रिक्वायर्ड होता है। देन आफ्टर दैट जब ये सब डेटा हम सेलेक्ट करने के बाद जब एलिवेटर को सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं एलिवेटर की स्पीड क्या है, एलिवेटर का कार का डायमेंशन क्या है, लोड कितना ले सकती है, नंबर ऑफ एलिवेटर कितने चाहिए होंगे, और एलिवेटर के कुछ डिजाइन करेक्टरिस्टिक कि उसका एंट्रेंस कितना है, कंट्रोलिंग कैसी होती है, अग वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंटीरियर वगैरह सब इसी पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं। देन
अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, बट ये टेक्निकल टर्म जनरली केवल कुछ लिफ्ट पे के लिए, जैसे ट्रैक्शन के लिए ज़्यादातर ये कॉमनली है, लेकिन ट्रैक्शन के ज़्यादा इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो मैं फर्स्टली आपको बता दूं, जो भी लिफ्ट होती है, कोई भी एलिवेटर, तो उसके 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हम कोई भी मैकेनिकल यूज़ करें तो बट ऑब्वियस है कि वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ करेगी ही। ऑब्वियसली है कि मोटर वगैरह होंगी ही होंगी उस कंपोनेंट्स में। मैकेनिकल की बात करें तो देयर आर द वेरियस सेक्शंस एंड अदर थिंग्स कम्स अंडर द मैकेनिकल कंपोनेंट्स। एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे, लाइक जो होस्टिंग बीम जिन पे हमारा सब लोड बेयर करता है, या फिर जो शाफ्ट वगैरह, तो ये तीसरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। तो 3 तरीके के कंपोनेंट्स चलती होते हैं। हमको जनरली मैकेनिकल कंपोनेंट से डील नहीं करना होता है, हम लोगों को जनरली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और डायमेंशनिंग सब चीज़ों को हम लोगों को देखना होता है। बट फिर भी हम लोग को एक आइडिया के लिए कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो है उनको हम लोगों को समझना होता है। तो लिफ्ट देयर इज द प्रोसेस की जो हम वर्टिकली मूवमेंट के लिए चेयर करते हैं, तो उसको हम लिफ्ट बोलते हैं। देन होस्टिंग बीम, जिसपे हमारा सारा लोड और ये हमारी जो मशीन होती है, मोटर, वो सब रेस्ट करती है, लोड बेयर करती है, दैट इज कॉल्ड द होस्टिंग बीम। देन लैंडिंग डोर, जो हमारे फ्लोर पे डोर्स होते हैं, उनको लैंडिंग डोर बोलते हैं। कार का डोर अलग होता है। देन जिसमें लिफ्ट मूवमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड अ लिफ्ट वेल। लिफ्ट पिट, दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेवेंट टू द एज एन आर्किटेक्ट, क्योंकि इसको हमको जनरली हर जगह जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं लिफ्ट, तो हमको ये चीज़ को मेंशन करना होता है अपने सेक्शन में, बिकॉज द रीजन इज दैट कि हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्लोर पे अगर वो लिफ्ट पिट है तो वहाँ से कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या फिर सर्विस कंपोनेंट वहाँ से पास ना हो रहा। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन रेटेड लोड, वो बिल्डिंग कितना लोड ले सकती है, उसकी स्पीड कितनी है, रेटेड स्पीड। देन सम सेफ्टी गियर, शीप बोलते हैं हम, जो पुली होती है जिसपे रस्सी मूवमेंट कर रही होती है, पीछे ऐसा सीप। देन ट्रैवल, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। सस्पेंशन रोप, जिसके थ्रू वो मूवमेंट करती है, रोप्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिजाइन पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो द ऑल टेबल्स आर आई हैव टेकन फ्रॉम द एनबीसी 2016। तो यू कैन डायरेक्टली रिफर, बट यहाँ पे मैंने उस चीज़ को शॉर्टेड करके किया हुआ है। तो अगर हमें किसी भी जगह पे लिफ्ट लगानी है, तो बिल्डिंग के टाइपोलॉजी के हिसाब से, यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग मैंने यहाँ लिया है, उसके बाद रेजिडेंशियल बिल्डिंग का भी आई विल शो यू। तो उसके अकॉर्डिंग हमको डेटा चाहिए होता है। तो अगर हमको ऑफिस बिल्डिंग को अगर हम देखें, तो पहले तो हमको अपनी ऑफिस बिल्डिंग को कैटेगराइज करना होगा कि दैट इज अ प्रीमियम बिल्डिंग, रेगुलर और लो एंड, और उसके अंदर कैसी टाइप की सीटिंग अवेलेबल है, कि केबिन्स है या ओपन हॉल सीटिंग है। तो उसके बेसिस पे उस बिल्डिंग का क्या ऑक्यूपेंसी रहने वाली है, अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गॉट अ नंबर। जैसे कि यहाँ प्रीमियम है, 10 स्क्वायर मीटर पे हम एक ओपन हॉल सीटिंग पे लेंगे और 12 पे सेलुलर केबिन है। तो हम इस तरीके से एरिया वाइज, अगर 12 पे ये एक पर्सन के लिए होगा पर पर्सन, तो अगर हमारा 120 स्क्वायर मीटर फ्लोर का एरिया है, तो 10 पर्सन की ऑक्यूपेंसी हो जाएगी। देन इसी से अगर हम पूरे फ्लोर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ऑक्यूपेंसी ऑफ द बिल्डिंग हम यहाँ से पा सकते हैं। देन सेम चीज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इन बिल्डिंग बेस्ड ऑन एवरेज वेटिंग टाइम। तो जो एवरेज वेटिंग टाइम हमारा होता है प्रीमियम और रेगुलर, तो अगर आपका वेटिंग इंटरवल 25 से 35 सेकंड के बीच में आ रहा है तो देन इट्स अ रेगुलर। अगर 25 से कम आ रहा है तो देन इट्स अ प्रीमियम। इससे ज़्यादा जा रहा है तो फिर बहुत दिक्कत है, 35 से ज़्यादा। तो एक्चुअली में एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, देयर इज द इन अ बिल्डिंग देयर इज अ नंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिवेटर, जहाँ 3 या 4 का सेट होता है या 5-6 का। तो हम जब पुश बटन दबाते हैं, कॉलिंग बटन, तो वो कितना समय लगता है एक किसी भी लिफ्ट को हमारा उस कॉलिंग को रिस्पॉन्स करने में, आने में, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेटिंग टाइम, that is in the seconds. Okay, the same thing is कि based on the interval, क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफिस बिल्डिंग में हमारी क्या होती है, बेस्ड ऑन द इंटरवल, कि अगर वो लिफ्ट रिस्पॉन्स करती है 25 सेकंड से कम में, देन इज द एक्सीलेंट, और अगर 45 से ऊपर रिस्पॉन्स करती है तो टोटली अनसेटिस्फैक्टरी है। तो आप किसी भी बिल्डिंग का एज अ केस स्टडी वाइज इस चीज को आप समझ सकते हैं कि उस बिल्डिंग का कैसा ट्रैफिक मूवमेंट होगा थ्रू दिस डेटा। Then that is the nominal travel time for the commercial और होटल बिल्डिंग्स, 15 से 25 सेकंड है। देन एक्सीलेंट 25 से 35 सेकंड के बीच में है तो दैट इज अ गुड, और 35 से 45 सेकंड के बीच में है, दैट इज अ ट्रैवल टाइम, जितनी देर आप लिफ्ट के अंदर रहते हैं, दैट इज द टोटल टाइम, है ना। तो दैट इज द सेटिस्फैक्ट्री। अब आपको लिफ्ट में अगर 45 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो देन इट्स अ पुअर 45 सेकंड से। ओके, ओके, देन अनदर टेक्निकल पैरामीटर, इट्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जब भी हम लिफ्ट लेंगे, लिफ्ट का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से कुछ टेक्निकल फॉर्मूलाज एंड पैरामीटर स्टार्ट होते हैं। एंड जो ये कुछ स्लाइडें हैं, दैट इज यूजफुल फॉर योर कम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड अ राउंड ट्रिप टाइम।
तो राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है कि कोई भी लिफ्ट जब किसी एक पॉइंट ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होती है या फिर बेसमेंट जहां से भी वो स्टार्ट हो रही होती है, देन द गो टू द टॉप, एंड आफ्टर द टॉप वो रिटर्न होने में जितना समय लेती है उसको राउंड ट्रिप टाइम बोलते हैं। अब इसमें लगने वाली कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि वो हर फ्लोर पे रुक करके जाएगी तो कितना समय लगेगा, देन सेकंड हर फ्लोर पे उसका डोर ओपन और क्लोजिंग टाइम उसको हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम जब सारे टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो जो समय आता है दैट इज कॉल्ड द राउंड ट्रिप टाइम ऑफ द वन लिफ्ट। ओके, तो दैट इज द आरटीटी। आरटीटी मतलब जो भी हमारे जितने समय लग रहे हैं दैट इज द एडेड ऑफ दैट ऑल टाइम इज कॉल्ड द आरटीटी। अब जो टी होता है दैट इज द एवरेज वेटिंग टाइम इंटरवल। तो टी इज इक्वल टू आर टी टी बाई एन, राउंड ट्रिप टाइम डिवाइडेड बाई एन। एन जो है रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ ग्रुप ऑफ एलिवेटर्स कितनी लगी हुई हैं, 3 4 5 6। तो अगर सिंपल सा फंडा है कि अगर 5 6 ग्रुप एलिवेटर लगे और आप एक किसी को कॉल करते हैं तो जो भी नियरेस्ट होती है वो आती है, सबसे फर्स्टली रिस्पॉन्स करती है। तो इसी चीज को समझाने के लिए है बेसिकली। तो आर टी टी बाई एन, तो आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिवेटर से आरटीटी को, तो वो हमारा एवरेज वेटिंग इंटरवल कि वो आदमी वहां कितनी देर वहां खड़ा रहेगा। ओके, तो वी से इट्स एवरेज वेटिंग इंटरवल AWI। देन जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास दो पैरामीटर होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज द एवरेज वेटिंग इंटरवल, जो कि ऑलरेडी मैंने सिखाया, द यूनिट इज सेकंड्स। देन सेकंड थिंग कि उसका वेटिंग इंटरवल कितना होगा, और सॉरी हैंडलिंग कैपेसिटी कितना होगा उस बिल्डिंग का। अगर हमें पीक टाइम, जो पीक टाइम होता है, तो कोई ऑफिस बिल्डिंग है तो मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में जो है थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है, तो वो जो हैंडलिंग कैपेसिटी होगी 5 मिनट में उस बिल्डिंग की कितनी होगी। तो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑलरेडी बिल्डिंग टाइप में मेंशन होती है एनबीसी में, तो वो वैल्यू हमारी परसेंटेज में होती है पॉपुलेशन की। ओके, तो हैंडलिंग कैपेसिटी उसको बोलते हैं कि वो कैसे हैंडल कर रही है उस बिल्डिंग में ट्रांसपोर्टेशन को। अब इसका जो फॉर्मूला होता है क्वांटिटी मेजर में, तो 300 इंटू क्यू इंटू 100 ऑब्लिक बाई टी इंटू पी। तो टी इज द एवरेज वेटिंग टाइम, पी इज द पॉपुलेशन जो कि उस पूरी बिल्डिंग की है, ये हम ऑक्यूपेंसी वाले टेबल से निकाल सकते हैं। 300 चूंकि 5 मिनट का हम लोग हैंडलिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं, तो 60 इंटू 5, 100 इज मल्टीप्लाइंग फॉर द परसेंटेज वैल्यू, एंड क्यू जो है हमारा, ये किसी ब्राउचर या उसके थ्रू हम ले सकते हैं कि 6% को हम एक साथ ले जा रहे हैं या 7% या 8%। तो क्यू इज द एवरेज पैसेंजर कैरिड इन कार। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक फैक्टर लगाना होता है 0.8, यानी 80%। क्या होता है कि अगर 10% का लिफ्ट का कैपेसिटी है, तो जब 10, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन द केस ऑफ वेट वो किसी का कम ज्यादा होता है, तो जब 10% होते हैं तो मे भी चांसेस होता है कि वो ओवर वेट हो जाए। तो इसलिए हम एक 80% यानी कि 0.8 का फैक्टर लेकर के चलते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया कि अगर आपको एक हैंडलिंग कैपेसिटी निकालनी है, नंबर ऑफ लिफ्ट मेंशन है, आरटीटी मेंशन है, पर्सन कैरिड इन कार मेंशन है, टोटल पॉपुलेशन बिल्डिंग का मेंशन है, तो हम लोग इजीली पहले टी निकालेंगे, एवरेज वेटिंग इंटरवल आरटीटी बाई एन करके। तो वो जो हमारा आएगा 60 बाई क्या बोलते हैं 4, तो देयर इज द 15 सेकंड। तो देन वो वैल्यू हम उठा करके टी का क्यू एच के हैंडलिंग कैपेसिटी के फॉर्मूले में हम लोग प्लेस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो लमसम 2.4% आएगा हैंडलिंग कैपेसिटी का। तो हम यहाँ पे मैंने इसमें ट्विस्ट किया है, तो आप अगर हैंडलिंग कैपेसिटी 2.4 की जगह 5% कर दें, तो हमको कितने नंबर ऑफ लिफ्ट की रिक्वायर्ड होगी अगर सारी वैल्यू सेम है। ओके, तब कितने हमको अगर हैंडलिंग कैपेसिटी हमको बढ़ाना है तो कितनी लिफ्ट और लगेगी, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आंसर आप लोग प्लीज चेक करिएगा, नियर अबाउट 11 आएगा। ओके, अभी अगर हमने ऑफिस बिल्डिंग का पढ़ा था, अब यहाँ पे हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग का देखते हैं। तो अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें दो चीजें आपको एज अकॉर्डिंग टू डिजाइन पता ही होगी कि वो उस बिल्डिंग का टाइपोलॉजी क्या है और उसका वो कैसे टाइप का अपार्टमेंट है। तो फर्स्टली यहाँ हाई एंड अपार्टमेंट है, रेजिडेंस है, सर्विस स्टाफ है, फ्लोटिंग सर्विस स्टाफ है, मिड एंड है, लो एंड कैसा है, क्वालिटी क्या है उस प्रोजेक्ट की। देन उसके अंदर जो प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट है क्या क्या है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, या 3 विद सर्वेंट क्वार्टर है, या 4 विद और विदाउट सर्वेंट क्वार्टर है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे टोटल बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी कितनी होगी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिडेंट्स लिखा हुआ है ऑलरेडी कि 1 BHK है तो 2 से 3 के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। देन वी मल्टीप्लाई ऑन द नंबर्स ऑफ फ्लैट्स इन ऑन द ईच फ्लोर, देन आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ फ्लोर्स, तो वी गॉट अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बिल्डिंग। ओके, अब इसी चीज को हम बाकी सारी टेबल्स को हम लोग समझेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। तो अगर बिल्डिंग हाई एंड है, मिड एंड है, लो एंड है, तो हैंडलिंग कैपेसिटी 8 से ज्यादा होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। मिड एंड है तो 6 से 8 के बीच में, और लो एंड है तो 5 से 7 के बीच में। ठीक है, तो दैट इज द परफॉर्मेंस वाइज। ओके, रिकमेंडेड क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल की बात करें तो हाई बिल्डिंग है तो क्या बोलते हैं 60 सेकंड से कम लगना चाहिए, और अगर मिड एंड है तो 60 to 80 एंड 80 to
100 लो एंड में, 100 सेकंड से ज़्यादा टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। देन एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो 30 सेकंड से कम होना चाहिए, 31 से 35 और 45 के बीच में मिड एंड 46 टू 60 वेटिंग टाइम। देन सेम नॉमिनल ट्रैवल टाइम है वो इतना लगना चाहिए, हाई एंड में 35 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, 36 टू 45 फॉर मिड एंड लो एंड फॉर 1 मिनट। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी स्पीड भी मेंशन हुई है, लिफ्ट स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, देन अनदर पैरामीटर लिफ्ट स्पीड, क्योंकि जितनी हम हाई राइज जाते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्टोरेज बढ़ती जाती है तो हमको स्पीड को भी बढ़ाना पड़ता है। तो सेम थिंग, अगर हमारी 6 फ्लोर तक जा रही है तो स्पीड 0.6 टू 1 मीटर, तो सेम ऐसे 21 टू 30 गई तो 1.75 टू 25, 2.5, 46 टू 60 तो 4 से 6 मीटर की स्पीड, और अबव 60 फ्लोर है तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ये डेटा हम रिफर कर सकते हैं अपने सीट्स पे मेंशन करने के लिए। देन द अनदर थिंग इज द नंबर लोकेशन ऑफ एलिवेटर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब भी हम एलिवेटर प्लेस करें तो प्लीज उसको ग्रुपिंग या फिर एक सीरीज में प्लेस करना चाहिए ताकि हमारा सर्विस स्कोर जो है वो डेवलप हो सके। तो कभी भी सिंगल या फिर ऐसे जो है इस तरीके से प्लेसिंग नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्रुपिंग ऑफ एलिवेटर जो है वो प्लेस करना चाहिए। ओके, देन अनदर थिंग कि जब हमने ग्रुपिंग या किसी में प्लेस किया तो विड्थ ऑफ द कॉरिडोर कितनी होती है। तो द थिंग इज कि अगर हमें लिफ्ट आगे सामने एक दूसरे के इनफ्रंट में प्लेस करनी है तो उस केसेस में जो हमारा कॉरिडोर की विड्थ होगी वो ट्वाइस होगी हमारी कार की डेप्थ की। ओके, अगर हम उसको एज अ सीरीज में प्लेस कर रहे हैं तो जो उसकी जो कार की डेप्थ का 1.5 टाइम जो है वो हमारी होगी विड्थ। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेप्थ। इस टाइप के लेआउट को जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसको एल्कोव स्टूडियो बोलते हैं, और आमने सामने जो डिफरेंस होता है और कॉरिडोर का जो विड्थ होता है वो 3.5 से 4.5 मीटर के बीच में होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 4 से ज़्यादा लिफ्ट जो है एक लाइन में हम प्लेस उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम 8 लिफ्टों का ही ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर आपके नंबर ऑफ एलिवेटर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो यू जस्ट चेन मेक अनदर ग्रुप एंड प्लेस अदर ऑन अदर प्लेस। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द एलिवेटर। ओके, देन हम लोग बात करते हैं एलिवेटर के क्लासिफिकेशन पे। ओके, तो मैंने यहाँ दो तरीके से क्लासिफाइड किया है, एक तो उसके मैकेनाइज सिस्टम पे, देन डिजाइन अप्रोच पे। तो यहाँ पे एक मैंने मेंशन नहीं किया है, तो ट्रैक्शन में दो टाइप और हो सकते हैं कि मशीन रूम और मशीन वो हेडलेस मशीन रूम, हम हेडलेस मशीन रूम, तो मतलब विदाउट मशीन रूम के दो, और ये दोनों होते हैं ट्रैक्शन के अंडर में। तो दो टाइप के हैं, ट्रैक्शन एंड हाइड्रोलिक। डिजाइन बेसिस पे हमने प्रोजेक्ट और सम अदर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ट्रैक्शन और हाइड्रोलिक बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। सो फर्स्टली गो टू नेक्स्ट। तो ट्रैक्शन और हाइड्रोलिक में जो मैकेनाइज सिस्टम है वो उसमें ये डिफरेंस है कि जो ट्रैक्शन होता है, और अगर हम किसी भी एक जगह से ऊपर की तरफ जेट डायमेंशन में मूवमेंट करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, एक होता है पुल और एक होता है पुश, कि हम एक चीजों को किसी भी फ्लोर को किसी चीज से अनदर चीज से उसको खींच करके ऊपर के लेके आए, जैसा कि हम लोग पानी निकालने के लिए कुएं से ये सब पुली का कॉन्सेप्ट लाते थे, तो दैट इज द पुल कॉन्सेप्ट। और एक होता है पुश कॉन्सेप्ट, कि हम इस फ्लोर को नीचे से किसी तरीके से ऊपर की तरफ ले जाएं, दैट इज द पुश कॉन्सेप्ट। हम सबने देखा होगा कि जो बिल्डिंग मटेरियल के सप्लाइंग के ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, तो वहां पे हमारे ऐसा होता है उनमें हाइड्रोलिक कि वो उसके थ्रू अपना जो स्टोरिंग वाला पार्ट होता है उसको इंक्लाइन करते हैं थ्रू द हाइड्रोलिक पिस्टन, है ना, टेलीस्कोपिक पिस्टन के भी थ्रू। तो वही सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस उसमें वो इंक्लाइन करता है, उसमें क्या होता है पिस्टन को हम सीधे वर्टिकली ले जाते हैं, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिक बोलते हैं। और जो हम लोग पुली और इन सब मेथड के थ्रू करते हैं तो उसको ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ट्रैक्शन में हमारे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, दैट इज द ऑयल बफर, जो कि जर्क से बचाने के लिए होता है कार को, एंड दिस इज कॉल्ड द पिट, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमको ड्राइंग के लिए। देन आफ्टर दैट दिस इज कॉल्ड द काउंटर वेट, देन शीव, देन मोटर, मशीन रूम और डोर। ठीक है, so these are the few important terms. Okay, this is called the car, this is a structural term is called the shaft. Okay, तो कुछ ये मेनली कंपोनेंट होते हैं, और इनको हम इस टाइप के को जो लिफ्ट होती है उनको हम हाई राइज में भी यूज कर सकते हैं। द सेम थिंग हाइड्रोलिक एलिवेटर में हम लोग जो है, मैंने जैसा भी आपको बताया कि थ्रू द हाइड्रोलिक एलिमेंट पिस्टन टेलीस्कोपिक के थ्रू नीचे से हम इसको ऊपर प्रेशर करके फ्लोर्स पे ले जाते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक के साथ हमारी लिमिटेशंस है, हम इनको ज़्यादा फ्लोर तक इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए अभी इस पर रिसर्च है, अभी ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है।
बिकॉज लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड इन दिस, है ना। तो अभी इसका जो है ज़्यादा हम फ्लोर पे इसको हाइट यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर इसमें बात करें तो मैक्सिमम 4 से ज़्यादा स्टॉपेज अभी इसमें नहीं लिए जा सकते हैं कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए अभी ये जस्ट एज अ टाइप है, मैकेनिज्म है, बट वी आर नॉट यूजिंग टू मच इन द बिल्डिंग सेक्शन। ओके, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट वाइज। तो रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल, तो बोथ आर लमसम सेम होते हैं, बस रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल में एक दो ये डिफरेंस होते हैं कि हम वेट को थोड़ा सा पर्सन वाइज या फिर वो सेम एलिवेटर्स ही होती हैं, बस इंटीरियर वाइज इन सब चीज़ों से हम थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन चेंज करते हैं। ओके, तो अब मेन एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ा इशू आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमको किस एलिवेटर्स के लिए अ, कितने एलिवेटर्स के लिए क्या डायमेंशन होगी और कितना परसेंट सिलेक्शन करेंगे। तो अगर हमने फॉर्मूले से अगर ये निकाल लिया कि हमको इतने परसेंट की लिफ्ट चाहिए या इतने रेटेड लोड की या फिर हमारा ये, तो हमको एक आइडिया हो जाएगा नंबर ऑफ एलिवेटर्स की कितने लगाने हैं, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस टेबल को कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको सिखाते हैं। ड्राइंग में कैसे शाफ्ट का साइज निकालेंगे वो सिखाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें कितने पैसेंजर की लिफ्ट लेनी है। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे 8 पैसेंजर की लिफ्ट लेनी है। तो ये सब फिक्स पैरामीटर है, इनमें मैं कहीं छेड़ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, टच नहीं करना है। फिर इसके बाद हमारी सबसे चीज़ कि हमको कितनी स्पीड रखनी है। तो अभी हम देख सकते हैं कि इस वाली रो के लिए इधर पैरामीटर में कोई लिफ्ट अवेलेबल नहीं होती है, तो हम देखेंगे 1 मीटर से 2.5 मीटर का ये ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, तो देन इसका कॉलम चेक करेंगे। तो हम ये रो और ये कॉलम जो है वाइब्रेटिव टेबल के अकॉर्डिंग हम मिलाएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको डेटा मिलता है ये। तो लोड ये होगा, कार का साइजेस ये होगा, और कैरी ऑफ पर्सन डोर का जो विड्थ होगा वो ये होगा। देन जो शाफ्ट का साइज होगा वो ये होगा 1900 इंटू 1900, कुछ ये। तो कुछ इस तरीके से हम टेबल को पढ़ सकते हैं और इसका जो डेटा है वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपनी डिजाइनिंग में। दिस डेटा आई हैव टेकन फ्रॉम द एनबीसी। अनदर वन इज द हॉस्पिटल एलिवेटर। अब क्या अंतर होता है उन दोनों में? क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो वो लिफ्ट नियर टू स्क्वायर होती है, और जो हॉस्पिटल एलिवेटर्स होती है वो प्योरली लमसम रेक्टेंगल्स होती है। अब रीजन ये होता है कि जो हमारा बेड होता है, स्ट्रेचर्स होते हैं, वो लेंथ वाइज होते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि उस हॉस्पिटल में जो हमारा मेन यूजर है वो हमारे पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी एक स्ट्रेचर आ जाए और उनका एक अटेंडेंट या फिर डॉक्टर जो भी और टेक केयर वो वहाँ पे प्लेस खड़ा हो सके। तो इस कारण जो उस कार की साइज है वो हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल जो है वो प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब जब हम कार की साइज रेक्टेंगल होगी तो बट ऑब्वियस है कि शाफ्ट की साइज भी चेंज हो जाएगी। तो दिस इज द टेबल वेयर यू कैन सेलेक्ट द हॉस्पिटल एलिवेटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पैसेंजर लिखा है, बट आप उसके वो पैसेंजर लिखा जरूर है, बट द ऑल डायमेंशन आर बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल। तो ये अगर उम, उसमें अगर हम स्ट्रेचर नहीं ले जाएंगे तब कितने ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेचर का भी अपना एक लोड होता है। तो इसलिए हम उस तरीके से उसको चूज करते हैं। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो नंबर ऑफ पैसेंजर हम यहाँ पे फर्स्ट ही सेलेक्ट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपको अगर लोड पता है स्ट्रेचर का तो आप उसके अकॉर्डिंग पे सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो हमने लाइक हमने ये सेलेक्ट किया 29% का। ठीक है, और जो लिफ्ट की स्पीड थी वो 3 मीटर पर सेकंड की थी। तो हम देखते हैं, तो हमारा ये रो और ये कॉलम ये बना। तो हमारा जो शाफ्ट का साइज है वो 200 से 26002 32000 है, और जो कार का साइज है वो 1500 से 2700। तो इट्स अ प्योर रेक्टेंगल। तो ये हमारा कार का साइज होगा और वो हमारा शाफ्ट का साइज होगा। तो इस कुछ तरीके से हम लोग जो है एलिवेटर को समझ सकते हैं। देन अनदर वन इज द फ्राइट एलिवेटर या गुड्स एलिवेटर। तो इसमें और बाकी में अंतर ये है कि जो लोड कैपेसिटी है वो इसकी हाई होती है। अब लोड चेंज होगा तो बट ऑब्वियस है कि सारी फ्रेमिंग और मोटर की कैपेसिटी द ऑल थिंग्स आर चेंजेस। तो इसमें जो मिनिमम स्टार्टिंग है दैट इज फ्रॉम द 1000 kg। सो दैट इज द डिफरेंस कि जब हम गुड्स एलिवेटर लगाते हैं तो हमारा जो मिनिमम रेंज आती है वो 1000 से होती है। तो कुछ उस बेसिस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं गुड्स एलिवेटर। ओके, द सेम प्रोसीजर हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके,
द अनदर वन इज द डम वेटर। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। जो डम वेटर होता है वो हमारी एक तरीके से सर्विस लिफ्ट होती है, जो हाई राइज स्ट्रक्चर्स में हमको हर फ्लोर पे, जैसे होटल में हमको हर फ्लोर पे लॉन्ड्री एंड अदर सर्विसेज देना होता है। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन ट्रेवल्स नहीं करते, हर फ्लोर पे एक सर्विस रूम्स होते हैं और उन सर्विस रूम में हमारी कनेक्टेड होती है डम वेटर। डम वेटर में हम अपना सामान रख करके जस्ट हर फ्लोर पे जो है कॉलिंग बटन से फिर पुश करके कि ये इस फ्लोर पे जाएगा या उस फ्लोर पे जाएगा, ऐसा मार्किंग करके देन वी जस्ट सेंड टू इट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट पे डम वेटर जो है वो काम करती है। और ये उसकी हमारी सिलेक्शन की टेबल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देखेंगे तो मिनिमम लोड कैपेसिटी वो केवल 100 केजी है और मैक्स टू 250। तो इतना ही केवल इसका स्पेसिफिकेशन होता है, इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं ले जा सकते। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डम वेटर। इसमें पर्सन ट्रेवल नहीं कर सकता। और ये जो ओपन होती है द होल नहीं होती, ये हमारी कुछ सिल लेवल से और थोड़ा सा हाइट नीचे से एक डिफरेंस रहता है इसमें। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ता है फ्लोर पे जब हम इसकी ओपनिंग या फिर इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि सर्विस लेवल ये होता है, ठीक है ना। तो आप इससे कार का इनसाइड क्या होगा और लिफ्ट वेल कितना होगा, उसका एंट्रेंस कितना होगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ। इसमें इसमें लिफ्ट की स्पीड जो है वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। देन अनदर वन इज द ऑटोमोबाइल एलिवेटर। जैसा आजकल हम लोग जानते हैं देयर आर वेरी स्कैर्स इशू होता है पार्किंग को लेकर के। तो बहुत जगह ऐसा है जहाँ ऑटोमोबाइल पार्किंग या फिर अपने घरों में भी जो पॉशी घर होते हैं वहाँ पे भी ये लिफ्ट्स होती हैं, एलिवेटर्स। तो इसमें बस एक कॉन्सेप्ट में ये डिफरेंस होता है कि इसमें जो फ्रंट और बैक दोनों साइड है वहाँ पे गेट्स होते हैं। द रीजन ये होता है कि जब भी कोई कार आती है तो वो सीधे फेसिंग करके आती है, और जब ऊपर वो फ्लोर पे जाती है तो वो सीधे बैक नहीं करते, वो सीधे उसी को उसी डायरेक्शन से निकालते हैं। तो उससे ये चेंजेस आता है कि जो हमारी एलिवेटर्स होती है उसके काउंटर वेट बैक साइड होने के बजाय साइड्स में होते हैं। ये एक डिफरेंस आता है ऑटोमोबाइल एलिवेटर्स। और समटाइम्स इट्स गुड्स एलिवेटर में भी ये चेंजेस आते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग, अब चूंकि कार है तो कार का अपना एक वेट होता है, तो इस कारण उसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ा हाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम उस तरीके से चेक कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग कि कार चूंकि वाइड होती है तो डेंट ना लगे, इसलिए कार का डोर का जो साइज है वो भी हमारा ज़्यादा होता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से इवन हाइट ये सब चीज़ें हम देखते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ से कार एलिवेटर, ऑटोमोबाइल एलिवेटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप जब फिगर देखेंगे तो ये डोर का जो विड्थ होता है उसको हम यहाँ मेंशन किया है, तो उसको हम इस तरीके से घटाएंगे तो वो हमारी डोर की विड्थ आ जाएगी। ओके, सो अनदर वन इज द पैनोरामिक। इट्स अ डेकोरेटिव एलिवेटर। सेम फंक्शन पे काम करती है, बस आपको व्यूज देखने के लिए अगर आउटर साइड या फिर इंटीरियर साइड में है अच्छा मॉल के अंदर, तो उसके लिए ये वेरियस जो इसका एक फसाड साइड है वो हम ग्लेजिंग के थ्रू रखते हैं, तो इसको हम लोग पैनोरामिक एलिवेटर बोलते हैं। हम सब ने अपने कैमरे के फंक्शन में एक बार ये मोड देखा है पैनोरामिक, जिसमें एक लॉन्ग व्यू आता है। देन इस एलिवेटर के साथ हमको एक चीज़ केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है, जो लिफ्ट पेट होता है उस लिफ्ट पेट के किनारे और पूरी हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। द रीज़न इज दैट कि गंदगी ना जाए, और सेकंड वन इज द कि कोई उसमें गिरे ना। ओके, सो देयर इज द इशू। तो ये चीज़ हमको एक कंसीडर करना पड़ता है लिफ्ट पैनोरामिक एलिवेटर के केस में। देन अनदर वन इज द सीजर लिफ्ट। तो ये जनरली इंडस्ट्रीज में, हैवी इंडस्ट्रीज में वहाँ यूज होती है फॉर द रिपेयरिंग वर्क एंड अदर मशीनरी का। बट ये आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में भी बहुत जगह यूज होती है। जैसे अगर जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वेरियस जो हमारे ये होते हैं स्विमिंग पूल वगैरह, उन स्विमिंग पूल में हमारे जो डाइविंग वाले स्विमिंग पूल होते हैं जो हाइट से कूदने वाले, तो जो कोई ओलंपिक या इन सब के लिए होता है, तो उनमें जो डाइविंग वाला जो सिस्टम होता है, तो उनको जो घटाने और बढ़ाने हाइट का जो सिस्टम होता है वो हम इन्हीं लिफ्ट के थ्रू ही करते हैं। तो जो हमारा अभी रिसेंटली ओलंपिक पेरिस के हुए हैं उसके उन प्रोजेक्ट में डाइविंग वाले में ये सीजर लिफ्ट ही यूज हुई है। ओके, न्यूमेटिक एलिवेटर। तो ये एलिवेटर का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। आजकल ये मार्केट में होम एलिवेटर के नाम से आती है। इसके लिए हमको लिफ्ट पिट नहीं करना पड़ता, ये फ्लोर से फ्लोर कनेक्टेड हो जाती है। ओके, कोई मशीन रूम भी खास तौर पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये जो काम करती है वो एयर प्रेशर पे काम करती है, इसीलिए इसको न्यूमेटिक बोलते हैं। एयर प्रेशर की बात करें तो अगर हम लोग ने कभी बचपन में या फिर आप लोगों ने देखा होगा एक सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, तो अगर उसका आगे का नीडल हटा दें तो देन अगर उसके सिर पे उसके जो फ्रंट साइड है उस पर अगर अपनी फिंगर लगाएं तो देन उसके जो वॉल्व है पीछे से उसको खींचें तो वो एक जगह पे आके रुक जाएगा ड्यू टू रीजन एयर प्रेशर, और जैसे हम हटाते हैं वो चीज़ आगे बढ़ जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे जो है ये लिफ्ट काम करती है। ऊपर एक मशीन लगी होती है जो कि वो प्रेशर क्रिएट करती है, तो जब वो प्रेशर क्रिएट करती है तो नीचे वाले वैक्यूम में जो वो हमारा लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ आता है, और जैसे ही हम कॉलिंग बटन हटाते हैं तो वो चीज़ को वो प्रेशर को रिलीज कर देती है, तो वो लिफ्ट नीचे आ जाती है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करती है।
देन वेरी अनदर इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी स्टेयरवे। तो अगर हमारे घर पे कोई स्पेस नहीं है या होम एलिवेटर में लगाने की, तो फिर हम क्या करते हैं, या स्टेयर्स होती हैं जो कंपलसरी, तो ओल्ड एज पर्सन के लिए स्टेयर के किनारे किनारे देयर इज अ ट्रैक लगता है जिसपे हम कुछ ये सिटिंग टाइप का फंक्शन होता है, और ये आफ्टर द पुशिंग द बटन तो जो है हमको ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर एज अ इंक्लाइंड वे में ट्रांसफर करती है। इसको हम लोग स्टेयर वे बोलते हैं। ओके ओके। द नेक्स्ट सेक्शन इज द एस्केलेटर। बिफोर गोइंग टू एस्केलेटर मैं आपको दो तीन टूल इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो कि हमारा प्रोफेशनली जब हम वर्क करेंगे तो वो बहुत इजीली हेल्पफुल होती है हमको एज अ सिलेक्शन ऑफ द एलिवेटर्स। तो वी जस्ट टेक अ break from here and just go to the internet portal. Okay, so there are the two portal of the provided by the manufacturer. So one is the from the Otis and the second one is provided from the Schneider. तो Otis के साथ ये एक इशू है कि यहाँ पे जो हमको सिस्टम भरना होता है वैल्यूज दैट इज कम्स अंडर FPS, और इसमें हमको जो है हमको MKS में मिल जाएगा आपका डाटा। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज आपको मिलेगा, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंडर से आप एलिवेटर और एस्केलेटर दोनों चीजें देख सकते हो। सॉरी। ठीक है, तो देन एलिवेटर प्लानिंग पे हम बात करते हैं। तो हम फर्स्टली यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, हमने रेजिडेंशियल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमने पॉपुलेशन मान के चला कि 1000 है कुछ। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉप्स की बात करें तो मैंने ले लिया लमसम 8, और ट्रेवल फिट हाइट की बात करें तो मैंने इसको फिट में कन्वर्ट किया है, तो लमसम 90 फीट हम ले लेते हैं। तो देन प्लान माई एलिवेटर। तो जैसे ही हम प्लान एलिवेटर करते हैं तो हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी, पीक, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो हमारी इसमें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो जाती हैं। हम देख सकते हैं 9.2। अब हमको कितनी लिफ्ट रिक्वायर्ड होगी, 3। कितनी कैपेसिटी की, 3500, दैट्स कम्स इन द पाउंड, और देन द स्पीड कम्स इन द फीट पर मिनट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप नीचे आते तो आपको यहाँ एडवांस सेक्शन दिखेगा, अदरवाइज आप इस लिफ्ट का ब्राउचर यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको ड्राइंग्स मिल जाएंगे। तो गो टू एडवांस, तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेड कलर मार्क एंड ब्लू कलर मार्क। तो आप रेड कलर मार्क्स के अगर चूज करते हैं नंबर ऑफ लिफ्ट के 2 लिफ्ट 2500, तो वो प्रोजेक्ट में अनसफिशियंट होगी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे मेंशन है। रिकमेंडेड आप ये लेंगे तो इट्स अ परफेक्ट, ये सारी जितनी लेंगे वो आपके लिए एडिक्वेट है, उससे ऊपर की वैल्यूज और जो उससे नीचे की वैल्यू है वो इनएडिक्वेट है। तो इस तरीके से आप और चीज समझ सकते हैं। यहाँ से आप स्पीड में चेंजेस कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट मॉडिफाइड ब्राउचर आप डाउनलोड करके आप ड्राइंग्स को भी समझ सकते हैं। तो दिस इज द वन फ्रॉम द ओटिस क्रिएट। एंड द सेकंड वन इज हम लोग देखते हैं, इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा फॉर द फाइनल ड्राइंग्स, बट फॉर द एनालिसिस आपको कोई लॉगिन की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप ये दो ऑप्शन एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको प्लान योर एलिवेटर सिखाता हूँ। तो अगर हम प्लान योर एलिवेटर पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके का पोर्टल हमको अवेलेबल मिलता है। ओके, सो इट्स बेस्ड ऑन इंटरनेट एक्टिविटी, तो इट्स टेक अ टाइम। हाँ, ओके, सॉरी, देयर इज अ एरर, सॉरी, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। प्लीज वेट, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो देन सॉरी, मैं स्नाइडर का फिर डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइडेड कर दूंगा। तो इट्स अ वेरी हैंडली यूजर इंटरफेस, तो आप एक बार ट्राई करेंगे तो देन यू श्योरली विल डू। तो बट करेंटली देयर इज सम इशू विद माय अकाउंट, so please, okay, extremely sorry for this. So we continue the presentation other topic. So the another one is the escalator. तो escalator basically क्या होता है, और okay, so these are my the basic outline, history, general, technical terms, design parameter, drawing and innovation, and then references देखेंगे। अगर आप मेरी डिटेल में एस्केलेटर पे प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एस्केलेटर की प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, बट मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ देता हूँ। तो एस्केलेटर क्या होता है कि फर्स्टली ये इंक्लाइंड वे में जो है मूवमेंट करता है एक एंगल पे। ठीक है, अब ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो एस्केलेटर का जो वर्डिंग है वो लैटिन से निकला है। इसमें जो स्काला मतलब होता है दैट इज द स्टेप्स, यानी कि चलने वाली सीढ़ियाँ, द होल वर्ड मीनिंग इज द, जो उसका मतलब आता है। तो एलिवेटर वर्ड के साथ इसको मर्ज किया गया, तो इसका जो मीनिंग बना। तो इसकी जो इन्वेंशन है वो काफ़ी पहले से हो रही थी, स्टार्टिंग में 1859 वगैरह बहुत सारे पेटेंट हुए, बट जो रियल में वर्किंग पेटेंट जो हुआ वो 1892 में जेसस वी रिनो ने किया था
फर्स्टली। देन उसके 4 साल बाद जो है उन्होंने कंपनी के साथ मिल करके ओटिस देन प्रिपेयर्ड अ फर्स्ट मॉडल इन अ कोनी आइलैंड न्यूयॉर्क सिटी। ओटिस जो कि हमारे ब्रांड देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ना एलिवेटर एंड एस्केलेटर। सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉल्ड एस्केलेटर इन द कोनी आइलैंड। और ये उसके स्टेप्स थे जो कि उस टाइम पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 25 डिग्री था, यहाँ पे मेंशन है। इसका जो मटेरियल था दैट इज द कास्ट आयरन। ओके ओके सो नेक्स्ट क्या होता है एस्केलेटर? तो एस्केलेटर बेसिकली एक कन्वेयर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि परमानेंटली जो है ये ट्रैफिक को जो है ट्रांसफर करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। ये उस जगह पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल वगैरह वगैरह। हम लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है कि जिसमें हमको हर फ्लोर पे बहुत जल्दी ट्रैफिक को कंट्रोल करना हो। ठीक है, तो क्योंकि स्टेप से इतने ज़्यादा हमारा ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता है स्टेप्स और रैंप्स के थ्रू। ओके, तो इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो 3200 से 6400 पर्सन पर आवर होती है। ओके, द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसको हम रिवर्सिबल डायरेक्शन में कर सकते हैं बिकॉज इसमें मोटर यूज होती है, तो वो दोनों साइड से वो रन करती है। तो एस्केलेटर जो है रिवर्सिबल होते हैं, वो ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे आने के लिए द सेम एस्केलेटर वी आर यूजिंग, बस जस्ट हमको उसको मोड चेंज करना होता है। अब हम टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंगल होता है चूंकि मैकेनिकल कंपोनेंट है तो इट्स अ वेरी प्रिसाइज। तो केवल हम लोग समझते हैं कोई भी एंगल ड्राइंग्स में मेंशन कर देते हैं, सीधे लाइन खड़ी कर देते हैं, बट एस्केलेटर का जो एंगल होता है दैट इज द 30 डिग्री और 35 डिग्री। बट इन द फ्यू कंट्रीज द 35 डिग्री आर बैंड, मेजरली आर द डेवलप्ड कंट्री में जो है 35 डिग्री एंगल बैन है। तो 30 डिग्री आप अपनी ड्राइंग में हो सके तो मेंशन करें। देन देयर इज द ऑक्सिलरी ब्रेक कि अगर कुछ नॉर्मल कंडीशन में कुछ इश्यूज आते हैं तो उनको हम लोग ऑक्सिलरी ब्रेक अपने आप वर्क करता है। देन द बैलुस्ट्रेड जो हम लोग को ग्लास दिखता है दैट इज द बैलुस्ट्रेड। देन द ब्रेक लोड किसी रीजन के थ्रू बेल्ट या कुछ इश्यूज आते हैं तो अपने आप वो ब्रेक सिस्टम डिजाइन है एस्केलेटर में। देन द कॉम प्लेट, जब हमारे जो फिनिशिंग टाइम पे एक कॉम जैसा स्ट्रक्चर दिखता है प्लेट येलो कलर की जो कि हमारे स्टेप्स को अलाइनिंग का काम करती है, उस प्लेट को हम लोग कॉम प्लेट बोलते हैं। देन वहां पे देखा होगा ऑलवेज अंदर की तरफ से एक लाइट हमको रिफ्लेक्ट होकर मिलती है, तो उसका मेंशन होता है कि अब यहाँ पे स्टेप्स खत्म हो रहे हैं या एस्केलेटर मशीन खत्म हो रही है, ओपन खत्म हो रही है, एंड हो रही है, तो आपको वहां से अपना सेफ्टी रखना है। तो उस लाइटिंग को हम लोग कॉम लाइटिंग बोलते हैं और उस प्लेट को कॉम प्लेट बोलते हैं। आगे मैं इसके आपको मैकेनिकल ड्राइंग दिखाऊंगा। देन देयर सम इमरजेंसी स्टॉप स्विच हम लोगों ने देखा है एस्केलेटर के 3 पॉइंट पे होते हैं, स्टार्ट, एंड और मिड में। देन एस्केलेटर ओके, एस्केलेटर इज द टोटली मशीन। देन एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी एस्केलेटर मूवमेंट ना कर रही हो, रुकी हो, तो प्लीज डोंट यूज लाइक एज अ स्टेप, प्लीज मत यूज करें, क्योंकि मैकेनिकल जो इंजरीज होती है दैट आर वेरी हार्मफुल और वेरी डेंजरस, वेरी स्कैरी। तो प्लीज एस्केलेटर जब कभी रुकी हो या मेंटेनेंस में हो तो डोंट यूज लाइक एज अ स्टेप। देन सम एक्सटीरियर पैनल बिकॉज हमको वो उसको हाइड करना होता है। देन हैंड रेल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि अगर हैंड रेल स्टैटिक होगी तो क्या होगा कि हम जब भी कभी आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे और हमारे को पकड़ने के लिए, प्लेस होल्ड करने के लिए मूवमेंट वाला नहीं होगा, तो देन मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि हम गिर जाएंगे। तो इसलिए हैंड रेल भी हमको रिक्वायर्ड होती है और दैट इज अ परमानेंटली मूविंग। ओके, देन द इंटीरियर पैनल सेम, हम उसको डेकिंग को हाइड करने के लिए। देन रेटेड स्पीड कितनी होती है जिस पे एस्केलेटर वर्क करे। देन द पिट, अनदर द पिट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज दैट क्योंकि अगर हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रहे हैं और फर्स्ट से सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड के लिए हमको पिट की रिक्वायर्ड नहीं होगी, वो हमको नीचे एलिवेशंस में डेकिंग में हो जाता है, उसकी ट्रस में हाइड हो जाता है। बट हम जब ग्राउंड से फर्स्ट जाते हैं तो ग्राउंड वाले पोर्शन पे हमको एक पिट की रिक्वायर्ड होगी जिसमें उसका जो पोर्शन है डेकिंग उसका ट्रस का वो हाइड हो सके। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, तो उस एरिया को हमको उतना हमको छोड़ना पड़ता है या फिर वहां से ध्यान रखना पड़ता है कि कोई स्ट्रक्चर और सर्विस कंपोनेंट वहां से पास ना हो। ओके, देन द मैक्सिमम कैपेसिटी कि कितने पर्सन को वो ऊपर से नीचे प्रॉपर ऑपरेशन ऑपरेट कर सकती है, कितने पर्सन उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। देन ट्रैवल डिस्टेंस, देन रेटेड लोड, कितना उसका लोड बेयरिंग है। ओके, अब हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। तो अगर हमें कहीं पे भी एस्केलेटर लगानी है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट्स का क्या कैपेसिटी है और उसकी यूजर्स पर पैसेंजर क्या है। तो वो मैंने यहाँ पे थ्रू द एनवीसी मेंशन किया कि आपका जिस तरीके का भी प्रोजेक्ट है
रेलवे स्टेशन है, मेजर रेलवे स्टेशन है, तो आपका कैसा यूज होगा, हैवी, इंटेंसिव, तो आप यहाँ से फर्स्टली अपना एक सिलेक्शन देख सकते हैं। इसके बाद ये मैंने कंपैरेटिव टेबल मेंशन किया है कि जब हम थ्योरेटिकली डेटा वो कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या होती है और प्रैक्टिकली क्या होती है। तो इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि हमको कितना नंबर ऑफ एलिवेटर और एस्केलेटर का रिक्वायर्ड डिफरेंस आ सकता है। कि अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो अगर स्टेप विड्थ 0.6 है, स्पीड सेम है दोनों केसेस में, तो ये यहाँ पे थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने पे वो 4500 पर्सन को वो जो है वो ट्रांसफर कर रहा है ट्रैफिक मूवमेंट में। बट अगर जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को परफॉर्म करते हैं तो केवल 2250 होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब भी आप प्लानिंग करें तो इस चीज को कंसीडर करें आप कि आपको कौन से वैल्यूज को प्रिफर करना है। ओके, देन इसके बाद हम एलिवेटर की कैपेसिटी अगर निकालनी हो तो जस्ट द फॉर्मूला, तो 360 इंटू, सॉरी ऐसा, वेट, सॉरी, 3600, यानी कि ये हम 1 आवर का निकालते हैं तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, देन इंटू पी, पी इज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्टेप। तो 3 स्टेप्स में हमारे मार्केट में ब्राउचर अवेलेबल है एस्केलेटर। तो हम ऐसा मान के चलते हैं 1%, 1.5 कंसीडर करते हैं कि एक स्टेप पे है या फिर 2% ऑन ईच स्टेप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं पी को। देन v is the speed of the travel, 0.5 या 0.75 के बीच में रहती है मीटर पर सेकंड। देन कोसाइन, थीटा इज द एंगल, तो आप 30 या 35 दोनों ले सकते हैं, कोई सा भी हमारे कंट्रीज में अलाउड है। देन लेंथ ऑफ द ईच स्टेप, या 0.6, 0.75, 0.8 वटेवर, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आप टोटल पॉपुलेशन कितनी उस पर सर्व हो रही है वो कैपेसिटी थ्योरेटिकल डेटा आपको मिल जाएगा। देन सबसे बड़ा इशू, ड्राइंग पे हम कितनी लेंथ दिखाएं, तो कितना एस्केलेटर के लिए स्पेस छोड़े उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 30 डिग्री एंगल एस्केलेटर यूज कर रहे हैं तो 1.732 इंटू मल्टीप्लाई बाई स्टोरी हाइट। अगर 35 है तो 1.428 इंटू मल्टीप्लाई बाई स्टोरी हाइट। एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हाइट 4.5 मीटर है और 30 डिग्री का एंगल हम यूज कर रहे हैं तो 1.732 इंटू 4.5, तो लमसम जो वैल्यू आती है वो 7.79 यानी 7.8 मीटर के आसपास आती है। तो हम उसको एक 9 मीटर मान के चलते हैं बिकॉज ऑफ द सम फ्यू मूवमेंट एंड द लैंडिंग स्पेस। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो प्लान में लेंथ कितनी होगी एस्केलेटर की। दीज आर द अरेंजमेंट सिस्टम, तो दीज आर द सिंगल, तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक एक तरफ से मूवमेंट जब होता है तो उसको हम लोग सिंगल बोलते हैं। एक एक एलिवेटर हम प्लान करते हैं तो उस तरीके के मूवमेंट को हम लोग सिंगल सिस्टम बोलते हैं। ओके, देन अनदर वन सीजर्ड, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पहले मूवमेंट इस तरफ आएगा, देन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दोनों टाइप है इसमें हम जो ट्रैफिक है वो सिंगल मूवमेंट का होता है। और कैसे, अगर आपका कोई शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट या ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको ट्रैफिक को पूरा मूवमेंट कराना है ताकि वो होल स्पेस को जो है वो एक्सप्लोर कर सके, तो उस केस में हम इस तरीके के सिस्टम एलिवेटर की प्लानिंग करते हैं कि वन साइडेड से सारे अप डायरेक्शन में और वन साइडेड से सारे डाउन डायरेक्शन में रखते हैं। बट इन केसेस में क्या होता है, पैरेलल और क्रॉस में इसमें जो सारा ट्रैफिक है वो यहीं पे होता है, एक ही जगह कंजेशन इकट्ठा होता है। तो इन जनरली इन सबको हम लोग रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे जनरली हम लोग प्लान करते हैं। तो इसमें क्या होता है पैरेलल सीरीज में कि एक साथ लाइन से 2 सीरीज लगाया या फिर मल्टीपल पैरेलल जहाँ पे 3-3, 4-4 लगाया है। तो उसमें क्या होता है कि 2-3 स्टेयरकेस नीचे की साइड है मूवमेंट में, 2 ऊपर के हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैनेजमेंट। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। और देन दिस वन इज कॉल्ड द क्रिश क्रॉस या क्रॉस वे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है जनरली कि ये स्टेप से ऊपर गए, देन इधर द मूवमेंट हम लोग इसमें चढ़ करके देन इससे ऊपर सब वही साइड से ही ऊपर जा रहे हैं, और देन इधर साइड से जो ये मूवमेंट है क्रॉस वाइज में वहां से हम डाउन डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो एक ही फ्लोर पे एक ही जगह पे बस वो उसका जो एलिवेशन है वो क्रॉस वे में आएगा। ओके, दीज आर द ड्राइंग। इस ड्राइंग के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमको पिट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है अगर ग्राउंड फ्लोर पे। देन अनदर थिंग इंपॉर्टेंट थिंग इन ना सेक्शन, तो ये हमको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमको हेड हाइट है वो हमको इसमें मेंटेन करनी चाहिए। जनरली हम लोग हेड हाइट को कंसीडर नहीं करते हैं और फिर क्या होता है हम स्लैब्स की लाइन डाल देते हैं। तो जो हमारी ड्राइंग है उसके हिसाब से ये 2300 जो लाइट है ये हमको डायमेंशन दिख रही है, तो ये हमको एक ऑफसेट लेके चलना चाहिए ताकि हम गलती से भी स्लैब को यहाँ पे आगे तक ना लेके आए। ठीक है, तो दिस इज द हेड हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दीज आर द मैकेनिकल ड्राइंग, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा आप इनको टच नहीं कर सकते हैं, जस्ट अपने स्ट्रक्चरल ड्राइंग में उतना स्पेस आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो इट्स अ वेरी क्लियर ड्राइंग। यहाँ पे हम पेट को समझ सकते हैं और आर्टरी उन्होंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, देन ये सपोर्ट के लिए एक उन्होंने लगाया हुआ है इमीडिएटली सपोर्ट के लिए, ये कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे रिक्वायर्ड होता है। देन दिस इज द हेड हाइट मिनिमम 2300, ये चीज को आपको मेंशन ध्यान रखना है। ठीक है,
These are the some mechanical drawings. तो this is the complete, जो मैं आपको बता रहा था, ये steps को aligning करने के लिए होता है, ठीक है. This is the steps, this is the complete और steps का combination. These are the trussing and track, जिसमें हमारा रन करता है स्केलेटर. ओके, देन अनदर इनोवेशन. तो इनोवेशन ये है कि जनरली स्केलेटर हम लोगों ने स्टेयर्स देखे हैं, तो अभी ये मित्सुबिशी ने ऑलरेडी पेटेंट कर रखा है. तो स्केलेटर इन अ स्पाइरल वे एंड अभी हेलिकल भी हेलीवेटर के नाम से हेलिक्सिकल जो डिजाइनिंग है, ये भी हमारा मार्केट में पेटेंट हुआ है. तो उसको हेलीवेटर बोलते हैं. ओके, तो वो भी मार्केट में श्योरली है कि वो लॉन्च होने वाला है. तो अभी बट ये स्पाइरल तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और बहुत जगह इंस्टॉल्ड भी हैं प्रोजेक्ट्स में. ये इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट की ही इमेज है. Then another way, if you have a lots of money, then you can make a gold based escalator, जो कि हमारे कई सारे शेख्स के पास है, कईयों के घर पे भी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी. देन अनदर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बेसिस पे है, तो एक बॉक्स बीम जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें हमको इतना ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं देना पड़ता है स्केलेटर के लिए, उसको बॉक्स बीम बोलते हैं. ओके, द अनदर वन इज द ट्रैवलेटर. तो इसमें हमें ज़्यादा डेटा हम लोग मेंशन नहीं किए हैं, तो ये इसका अभी नेट पे ज़्यादा डेटा अवेलेबल भी नहीं है. तो इसमें एक सिंपल सा स्टेप है कि आप कितना उसका विड्थ रख रहे हैं, क्या स्पीड रख रहे हैं. और इसमें यहाँ पे देखिए दोनों मेंशन किया है, बट हम यहाँ पे इसकी ही बात करेंगे. तो हॉरिजॉन्टल जो है वो 0 डिग्री इंक्लिनेशन होता है सेम, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मूविंग वॉक बोलते हैं और इसको हम लोग ट्रैवलेटर बोलते हैं, ठीक है. तो इसकी जो स्पीड होती है वो 0.5 होती है और इंक्लिनेशन 3 इंक्लिनेशन में लाते हैं, मार्केट में आता है 6, 10 एंड 12. तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि कितनी कितनी कैपेसिटी वो जो है वो ट्रैफिक जो है वो ट्रांसफर करता है. ओके, दीज आर द टिपिकल ड्राइंग. तो हम समझ सकते हैं कि कितना उसको स्पेस चाहिए होता होगा प्लानिंग में. आप इसको 10 डिग्री के हिसाब से साइन थीटा के हिसाब से आप जो है वो पाइथागोरस के हिसाब से आप लेंथ निकाल सकते हैं. ओके, दिस इज द 3D डायग्राम ऑफ द. ओके, सो देयर इज अनदर सेक्शन वी टॉक अबाउट सम लिटिल फन फैक्ट्स. देखते हैं एलिवेटर और एस्केलेटर के बारे में. तो फर्स्ट वन, जो सबसे पहली एस्केलेटर वर्ल्ड में इंस्टॉल हुई थी, दैट इज इन द कोनी आइसलैंड, न्यूयॉर्क सिटी. अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहली एलिवेटर और एस्केलेटर जो है वो इंस्टॉल हुई थी कलकत्ता में. रीजन ये है क्योंकि कलकत्ता पहले हमारी कैपिटल थी बिफोर न्यू दिल्ली, तो इसलिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे सारी जितनी भी ये बड़ी टेक्नोलॉजी है सब वहाँ पे इंस्टॉल हुई थी. तो एलिवेटर भी राजभवन में और एस्केलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता में इंस्टॉल हुई थी. देन जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी जो सिनेरियो है बुर्ज खलीफा जो सबसे हाई राइज स्ट्रक्चर है हमारा, तो वहाँ पे सबसे नंबर ऑफ एलिवेटर्स की बात करें तो वहाँ 57 एलिवेटर इंस्टॉल है. वहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी है कि एक ही शाफ्ट में डुअल कार चल रही है ना. तो ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे है. और जो सबसे हाई स्पीड एलिवेटर है वो बुर्ज खलीफा में ही है, जिसकी स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर या 600 मीटर पर मिनट के आसपास जो है उसकी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो दिस इज द स्पीड अभी तक जो हमारी सबसे मैक्सिमम है वो बुर्ज खलीफा में है. ये बहुत मैटर करती है क्योंकि उसी बेसिस पे हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ वाइब्रेशन जो है वो जनरेट करता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो ये बुर्ज खलीफा में अभी तक जो है सबसे मैक्सिमम. इसके अलावा अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो हमारा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है मुंबई का, उसके यहाँ सबसे बड़ी लिफ्ट है, मतलब सबसे ज्यादा पीपल्स को वो एक बार में वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है. सो दैट इज अप टू 200 पीपल. और ये जो एलिवेटर इंस्टॉल की है वो कौन एलिवेटर ने की है, इट्स अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग. 16 टन है और 5 स्टॉप तक वो एलिवेटर जाती है और लमसम 200 पीपल को वो ट्रांसपोर्ट करती है. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. ओके, अभी तक ऐसा नहीं लगा है. तो डिजाइन एलिमेंट्स में बहुत यूज किए हैं. 4 पैनल सेंटरिंग, ओपन डोर है, ग्लास वॉल है, ऑर्नेट लाइटिंग है उसकी, बहुत ऑर्नेट ऑर्नामेंटल लाइटिंग की हुई है. तो बहुत ही यूनिक ये है. आप उसको एक बार कभी मौका मिले तो प्लीज विजिट कर सकते हैं. देन इसके अलावा जो सबसे बड़ी एस्केलेटर आज तक जो बनी है डिस्टेंस वाइज, एलिवेशन वाइज, तो वो हमारी हांगकांग में है. एक लार्जेस्ट आउटडोर कवर्ड एस्केलेटर सिस्टम है जो कि हाइट वाइज 135 मीटर है. यू कैन इमेजिन कि 135 मीटर की एस्केलेटर जो है हांगकांग में इंस्टॉल्ड है. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. ओके, अगर हम कुछ मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो जो इंडिया के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये कुछ मैन्युफैक्चरर की लिस्ट हैं जो कि हमारे बिग प्लेयर्स हैं इन एलिवेटर एंड एस्केलेटर इंडस्ट्रीज में. फर्स्ट वन इज द ओटिस, देन कोन, देन थाइसन क्रब, सनाइडर, मित्सुबिशी, हिताची, जॉनसन एंड फुजीटेक.
Okay, so references, these are my references. Basically I have taken that table data from the NBC, IBC, then theoretical from the BS Link Services Handbook, and measure of data I have taken from the brochures also. Okay, so here is my presentation in now. So if you want this presentation, please check my description. I will provide a drive link so you can freely access from there. And please like my videos and subscribe my channel and support my channel. uh, Thank you, and I will provide the all links in the description so you can please check my description. Thank you so much.